नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए इसे भारत में बढ़ते जातिगत भेदभाव का दुखद प्रतीक बताया। राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार जी की आत्महत्या उस गहराते सामाजिक जहर का प्रतीक है जो जाति के नाम पर इंसानियत को कुचल रहा है। जब एक आईपीएस अधिकारी को उसकी जाति के कारण अपमान और अत्याचार सहने पड़े तो सोचिए आम दलित नागरिक किन हालात में जी रहा होगा। रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि की हत्या, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का अपमान और अब पूरन जी की मृत्यु, ये घटनाएं बताती हैं कि वंचित वर्ग के खिलाफ अन्याय अपनी चरम सीमा पर है। बीजेपी आरएसएस की नफरत और मनुवादी सोच ने समाज को विष से भर दिया है। दलित, आदिवासी, पिछड़े और मुस्लिम आज न्याय की उम्मीद खोते जा रहे हैं। ये संघर्ष केवल पूरन जी का नहीं, हर उस भारतीय का है जो संविधान, समानता और न्याय में भरोसा रखता है। हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की संदिग्ध मौत के मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने गुरुवार देर रात एफआईआर दर्ज की। बताया जा रहा है कि उन्होंने मंगलवार को आत्महत्या कर ली और एक सुसाइड नोट छोड़कर गए। एफआईआर तब दर्ज की गई जब उनकी पत्नी और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से दखल की मांग की। अमनीत ने अपनी शिकायत में कहा था कि उनके पति की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मोदी सरकार में सहयोगी और सरकार में मंत्री रामदास अठावले ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले शख्स पर SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाए। अठावले ने कहा यह घटना इसलिए हुई क्योंकि कुछ ऊंची जाति के लोग इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि दलित समुदाय से आने वाले जस्टिस गवई देश के सबसे ऊंचे न्यायिक पद पर पहुंचे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अठावले ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इतिहास में पहली बार किसी सीजेआई पर इस तरह का हमला हुआ है। जस्टिस गवई दलित समाज से हैं और उन्होंने अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है। उन्होंने कहा कि मैं मांग करता हूं कि आरोपी पर SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाए क्योंकि हमला दलित होने की वजह से किया गया है। सीजेआई बीआर गवई ने सुप्रीम कोर्ट में हुई जूते फेंकने की सनसनीखेज घटना के सामने आने के बाद पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस घटना से वो हैरान तो थे लेकिन अभी उनके लिए एक भूला हुआ अध्याय बन चुके हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक अन्य मामले में सुनवाई के दौरान आई। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने पार्टी संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि पर लखनऊ में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा तो वहीं यूपी की बीजेपी सरकार की तारीफ की। मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी जब सरकार में रहती है तब ना उन्हें PDA यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक याद आता है, ना कांशीराम की जयंती और ना ही उनकी पुण्यतिथि याद आती है। यूपी में अपने कार्यकाल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमने कांशीराम जी के नाम पर कई संस्थानों के नाम रखे, कई योजनाएं शुरू की जिन्हें समाजवादी पार्टी ने सत्ता में आते ही बंद कर दिया। ये उनका दोहरा चरित्र नहीं है तो क्या है। मायावती ने आज बीजेपी सरकार को खुलकर धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान की भाजपा सरकार अच्छी है। योगी सरकार ने जनता का पैसा नहीं दबाया, BSP का फंड रोका नहीं। उन्होंने कहा कि मैं वर्तमान सरकार की आभारी हूं। कांशीराम पार्क और अंबेडकर पार्क में आने वाले लोगों से मिले टिकटों का पैसा सपा सरकार की तरह दबाकर नहीं रखा गया। मेरे आग्रह पर पार्क की मरम्मत पर पूरा खर्च किया गया, जबकि सपा सरकार ने पार्क के रखरखाव की बजाय दूसरे मदों पर पैसा खर्च कर दिया था। वहीं इसी बीच अखिलेश यादव ने बिना किसी का नाम लिए एक्स पर पोस्ट किया क्योंकि उनकी अंदरूनी साठगांठ है जारी है, इसलिए वो जुल्म करने वालों के आभारी हैं। JNU के छात्र रहे उमर खालिद ने गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत में कहा कि उन्हें दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में पुलिस ने जानबूझकर निशाना बनाया, जबकि कई ऐसे लोग जिनकी भूमिका उनसे बड़ी थी उन्हें आरोपी तक नहीं बनाया गया। बता दें फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों लोग बेघर हुए थे। ये मामला करकरडूमा अदालत में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर वाजपेयी के सामने चल रहा है, जहां इस वक्त उमर खालिद और बाकी के खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया चल रही है। उमर खालिद के वकील ने अदालत में कहा कि पुलिस की चार्जशीट में कई व्हाट्सएप ग्रुप्स का जिक्र है, लेकिन सवाल यह है कि अगर उनके मुवक्किल को उन ग्रुप्स में शामिल होने के कारण आरोपी बनाया गया तो फिर ग्रुप के एडमिन और बाकी मेंबर्स आरोपी क्यों नहीं बनाए गए।
बचाव पक्ष ने चार्जशीट में किए गए एक और दावे पर भी सवाल उठाए कि उमर खालिद 8 दिसंबर 2019 को जंगपुरा में हुई एक साजिशी बैठक में शामिल हुए थे। वकील ने अदालत को बताया कि इस बैठक में कार्यकर्ता और नेता योगेंद्र यादव और मानवाधिकार कार्यकर्ता नदीम खान भी मौजूद थे। जैसा कि गवाहों ने कहा, तो अगर वही बैठक साजिश थी तो फिर योगेंद्र यादव और बाकी लोगों को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया, जबकि उमर खालिद पर कठोर यूएपीए कानून लगाया गया है। उमर खालिद की ओर से अदालत में सवाल किया गया कि अगर यही साजिश का आधार है तो फिर बाकी लोगों पर केस क्यों नहीं दर्ज किया गया। बिहार में एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव ने चुनाव आयोग से मांग की कि वो सार्वजनिक करें कि इस प्रक्रिया के बाद कितने व्यक्तियों को विदेशी मानकर वोटर लिस्ट से हटाया गया। उन्होंने बेंच के सामने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ईसीआई को इस आंकड़े को बताने का निर्देश देता है तो ये देश की महान सेवा होगी। उन्होंने कहा कि इस बार एसआईआर के दौरान मतदाता सूची में देश के इतिहास में सबसे बड़ी कटौती हुई है, जिसमें 47 लाख नाम हटाए गए। ये सुनवाई बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हो रही थी। अब अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी। लद्दाख में गुरुवार को प्रशासन और स्थानीय संगठनों जैसे लेह एपेक्स बॉडी के बीच शांति वार्ता हुई। इस बैठक के बाद 15 दिन से बंद मोबाइल इंटरनेट सेवाएं शाम को फिर से शुरू कर दी गई। ये इंटरनेट बंदी 24 सितंबर को हुई हिंसा के बाद लगाई गई थी, जिसमें राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची की मांग को लेकर हुए विरोध में 4 लोगों की मौत हो गई थी और 90 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। प्रशासन ने कहा कि अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं और वार्ता का अगला दौर जल्द होगा। पीएम मोदी ने गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को फोन कर गजा शांति योजना की ऐतिहासिक सफलता पर बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका द्विपक्षीय वार्ताओं में हुई अच्छी प्रगति और दोनों नेताओं ने इसकी समीक्षा की। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मेरे मित्र राष्ट्रपति ट्रंप से बात की और गजा शांति योजना की ऐतिहासिक सफलता पर बधाई दी। साथ ही व्यापार वार्ताओं में हुई अच्छी प्रगति की समीक्षा की। आने वाले हफ्तों में निकट संपर्क में रहने पर सहमत हुए। पीएम मोदी और ब्रिटेन के पीएम कीयर स्टारमर ने दोनों देशों के बीच मजबूत साझेदारी की तारीफ की। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और ब्रिटेन की साझेदारी आज की अस्थिर वैश्विक स्थिति में स्थिरता और आर्थिक प्रगति का एक अहम स्तंभ है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और ब्रिटेन स्वाभाविक साझेदार हैं। दुनिया में बढ़ती अनिश्चितता के दौर में ये साझेदारी वैश्विक स्थिरता और आर्थिक विकास के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि भारत और ब्रिटेन मिलकर काम कर रहे हैं ताकि ब्रिटेन की औद्योगिक विशेषज्ञता और रिसर्च क्षमता को भारत की प्रतिभा और पैमाने के साथ जोड़ा जा सके। दोनों देशों के बीच जारी साझा बयान में रक्षा उत्पादन, तकनीकी सहयोग, स्टार्टअप और इनोवेशन जैसे क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कीयर स्टारमर की यह यात्रा भारत यूके साझेदारी में नई ऊर्जा और दृष्टि लेकर आई है। मध्य प्रदेश में जहरीली कोल्ड रिफ सिरप से मौतों की संख्या अब 22 तक पहुंच गई है। बुधवार रात छिंदवाड़ा जिले के 2 और बच्चों की नागपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक इन बच्चों ने वही सिरप पिया था जिससे पहले भी कई बच्चों की मौत हो चुकी है। कोल्ड रिफ सिरप को लेकर अब पूरे प्रदेश में दहशत फैल गई है और सरकार ने इसकी जांच तेज करने के आदेश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि सिरप के नमूने लैब में जांच के लिए भेजे गए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.